अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने एक फॉर्मूला देखा था दैट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट is equal to unemployed workers upon total labor force into 100. और हमने देखा था टोटल लेबर फोर्स में दो तरीके के लोग आते हैं। टोटल टोटल लेबर फोर्स में बेटा हम दो चीज़ों की बात करते हैं। पहला, वी टॉक अबाउट जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है, मतलब जो कोई काम कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और दूसरे वो जो काम तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयड कौन हुए? जो काम तो ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। दोज हु आर एक्टिवली सीकिंग फॉर जॉब, those who are actively seeking job but they are not able to get the work, जो काम ढूंढ तो रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ये uh, you know, this is what uh, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। और इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में किन किन लोगों को, या कि जब हम कैलकुलेट करते हैं, आज हम हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। फिर हमने जो बात की थी, हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखा था, जिसकी हमें डेफिनेशंस या जिसका मतलब समझना बाकी था। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले हमने देखा था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, लिखे जो थे उसमें नंबर 1, और ये बड़ा ही यूनिक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब किसी जगह पर, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, और ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा जो है वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमें वहां पर देखने को मिलता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? मान लो एक एग्रीकल्चर फील्ड है, उस एग्रीकल्चरल फील्ड पे मान लो 10 लोग काम कर सकते हैं अपनी, मतलब उस एग्रीकल्चर फील्ड पे काम करते वक्त अगर 10 लोग काम करेंगे उस फील्ड पे तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आएगी। 10 लोग अगर काम करेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आएगी। जब भी हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, या जब भी हम जो है वो प्रोडक्शन या एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो अगर हम किसी चीज को, मान लो उस फील्ड पे 10 लोग अगर काम कर सकते हैं, 1 एकड़ का फील्ड है, 10 लोग काम करेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आएगी। लेकिन अगर उस जगह 10 में से 20 लोगों को काम पे लगा रहे तो क्या काम नहीं होगा? काम बिल्कुल होगा। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 10 लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हुई? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो नहीं होते तो भी वो काम वैसे ही चल रहा होता। वो नहीं होते तो भी वो काम वैसे ही चल रहा होता। उसे हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे जो एम्प्लॉयमेंट की शक्ल में है, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है छुपा हुआ है। वो अनएम्प्लॉयमेंट भेस बदल के आया। डिसगाइज मतलब होता है भेस बदलना। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है? वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है भेस बदल के आने वाला अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब देखने को तो सब एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, आप कहोगे सर बढ़िया तो है, 20 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने की प्रोडक्टिविटी क्या है? कुछ भी नहीं। भाई 10 से अगर 11वां 10 के बाद अगर 11वां व्यक्ति वहां पे काम करेगा तो उस 11वें व्यक्ति की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। कहने को वो काम कर रहा है, उसको वेजेस मिल रहे हैं, लेकिन उससे कुछ आउटपुट जो है नहीं मिल रहा है। जैसे आपने एक चीज और एक जगह और देखा होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में,
कभी ढाबों पे या चाय के उन पे गुमटियों पे जो चाय के ढाबे होते हैं उन पे आप देखो, वो छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। वहाँ जरूरत नहीं होती, बेचारे बस काम करते हैं, ढाबे वाला भी रख लेता है कि चल तो थोड़ा बहुत काम कर लेना, बाकी टाइम वो बैठा रहता है। वो जो काम है, वो जो काम है, वो जो काम है, दैट इज called as disguised unemployment. So, note down. Disguised unemployment is a type where disguised unemployment is a type of unemployment where more people are employed, more people are employed more people are employed than requirement. More people are more people are employed than requirement. Fine. This type of unemployment is majorly seen this type of unemployment is mostly seen in unorganized and agricultural sector. Unorganized and agricultural sector. फाइन। सो ये एक तरीके से अगर नहीं मतलब, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ आपको कई जगह होता है ना, मतलब व्हेन आई वाज नॉट इन पीडब्ल्यू, आई वाज टीचिंग एल्सवेयर, तो वो लोग कहते हैं सर हिस्ट्री भी आप ही पढ़ा दो, इकोनॉमी भी आप ही पढ़ा दो। मतलब भैया क्यों? तो बोले सर हमें आप प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा है, आप जितना आप पढ़ा रहे हो, हमें जहाँ दो फैकल्टी मैनेज करनी होगी, हम एक ही फैकल्टी मैनेज कर रहे होते हैं। सो दिस इज वेयर, तो उनका कहना था सर हम यहाँ पे दो फैकल्टी और लाएंगे तो हमारा आउटपुट कुछ नहीं होगा। तो दैट इज व्हाट दैट इज व्हाट दिस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। तो मतलब जहां जितने लोगों की जरूरत है, जहां जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा अगर काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, कहने को तो वो काम कर रहे हैं, दिखने को वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बट रियलिटी क्या है, फाइन, बट रियलिटी क्या है, दैट वहां उनकी जरूरत नहीं है, वो अननेसेसरली काम है, उनसे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, उसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अरे तुम लोग आज इमोशनल करके भेजोगे, सही बता रहा हूं। चलो अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं बेटा। हमारा देखो, लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, लाइफ में कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। और ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में ना अंग्रेजों से सीखा। हाँ, ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों से सीखा। अंग्रेज कुछ भी कर रहे थे, जो दिल में आ रहा था कर रहे थे। वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, कानून बना रहे थे, पुलिस, रेलवे, एजुकेशन सब कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी अंग्रेजों ने कभी भी अपने कमर्शियल एम को सेकेंडरी नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने इस एम को कि उनको आ, आ, जो है इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करना, और उनके जो कमर्शियल गोल्स हैं, कभी उन्होंने अपने कमर्शियल गोल्स को सेकेंडरी नहीं किया। ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए जीवन में, कि हमारे पास बेटा बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। बहुत कुछ देखना पड़ता है लाइफ में, अपनों का आना जाना, नाराजगी, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारा जो मेन मकसद है आज के समय में, आपका जीवन का मेन मकसद है क्या? कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है, उससे मत भटको। कोई भी चीज जो
कोई भी चीज़ जो आपको ऐसा लगे कि ठीक है, सब कुछ होगा बेटा, इमोशनल फ्लक्चुएशंस होंगे, मूड स्विंग्स, सब कुछ होगा, लेकिन अपना जो एम है उसको कभी सेकेंडरी नहीं करना है। अपना एम क्या है? अपना एम है कि हमें यूपीएससी निकालना है। हमें उस एम को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक यूपीएससी को क्रैक नहीं कर देंगे तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं, और उसके बीच में जो भी आएगा उसको हटाएंगे। उसको ठीक है, वो दैट इज समथिंग विच वी ऑल नो। अब बेटा देखो, मुझसे हर वक्त तो नहीं पढ़ सकते, है ना? ठीक है, जब तुम लोगों को लगेगा तो तुम लोग यहीं पे डिमांड उठा देना कि एक क्लास ये सर की लगा दो, लगा देंगे, क्या हो गया उसमें? किसी भी वीकेंड पे आ जाऊंगा मैं, इसीलिए वीकेंड को एक्सटेंड कर दूंगा। मैं बोल दूंगा थोड़ी सी मेरी क्लास और ज्यादा लगेगी, ठीक है? यस, यस, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन गिव टू मी। नो, the best gift that you all can give me, of course selection is there, but there is something bigger than selection. That if you have learned something from me, and if I'm able to convey the message that no, something which is bigger than being an IAS is a good human being. एक आईएएस बनने से बड़ी चीज मैं चाहता हूँ आप लोग एक अच्छे सिटीजन रहें, एक अच्छे इंसान की तरह जो है देश की सेवा करें, किसी भी फॉर्मेट में करें, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, रेल, जिसमें भी आप रहें। बस सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखना। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू मी। हाँ, बजट डिस्कस करना है, बजट डिस्कस करना है, ठीक है। फाइन, हाँ मैं वीकेंड पे आ जाया करूँगा, ठीक है। चलो, देन नेक्स्ट। अब देखो फिर ना, होगा कि सर जो है आज पढ़ा नहीं रहे, कोई अभी कह देगा सर पढ़ाइए। नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है? अगर आप पूरा सीजन देखें, मान लो हमारे एक एग्रीकल्चर उसमें हमारे एग्रीकल्चर सीजन में मान लो रबी खरीफ का टाइम है। अब एग्रीकल्चर में जब एम्प्लॉयमेंट की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट या सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, वो एक तो सोइंग के समय पे होती है, जब जब बुआई हो रही होती है, और दूसरी हार्वेस्टिंग की सीजन पे होती है, जब कटाई हो रही होती है। बीच के गैप में एग्रीकल्चर में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। मीन्स पूरे साल वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, पूरे साल वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए उनका जो यू नो उनका जो यू नो टाइम पीरियड है, उनका जो ईयरली टाइम पीरियड है, दैट इज समथिंग विच इज पूरे साल उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। जैसे ही सीजन खत्म हो जाएगा, जब जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर में जब बुआई हो जाएगी तो कोई काम ही नहीं बचता, फिर तो एक दो लेबर चाहिए, वो पूरे उसको कर देंगे। जब फिर उन्हें फिर लेबर की जरूरत कब पड़ती है? जब कटाई का समय आता है। इसीलिए 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 आप मैं मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बिकॉज व्हेन आई वाज इन एनसीईआरटी और हम गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन लेवल को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। गवर्नमेंट उसको देख रहे थे, तो वो मैंने पूछा, वी वर समवेयर एट टाइम, मार्च का टाइम था, मुझे अच्छे से याद है। मार्च अप्रैल में हम रिव्यू कर रहे थे, क्योंकि तब बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होते हैं।
तो बहुत सारे स्कूल्स में हमने देखा कि जो है वो अटेंडेंस कम है। जो गांव के स्कूल्स थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल्स थे, सरकारी स्कूल्स थे, वहाँ पे अटेंडेंस कम थी। पूछा क्या हुआ सर? बोले ये बच्चे नहीं आते हैं। क्यों सर? कटाई का सीजन चल रहा है। तो बोले सर बच्चे कटाई करने नहीं जाते हैं, लेकिन इनके माँ बाप दोनों जाते हैं, तो इनको घर पे देखने वाला कोई नहीं है, तो ये अपने बच्चों को कटाई में साथ ले जाते हैं। मतलब आप समझिए कि ये एक इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे जो है जो मुझे पर्सनली देखने को मिला कि इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन बच्चों की एजुकेशन, जो उनके बच्चे हैं, जो उन लेबरर्स के बच्चे हैं, उनके बीच भी देयर इज अ उसका इम्पैक्ट पड़ता है। फाइन। हाँ, कोई शादी के सीजन की बात कर रहा था कि तो सीजनल है, मतलब वो कभी पर्टिकुलर सीजन में ही जॉब मिलता है, फिर नहीं मिलता। फिर आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दिस शोज द मिसमैच। मतलब जॉब है मार्केट में, अब ऐसे समझो, मार्केट में जॉब है, मार्केट में अनएम्प्लॉयड लोग हैं, दोनों चीजें हैं। मार्केट में जॉब भी अवेलेबल है, मार्केट में ऐसे लोग भी हैं हु आर सीकिंग फॉर द जॉब, दोनों चीजें हैं। लेकिन ये जो लोग अवेलेबल हैं, इनके पास वो स्किल सेट नहीं है उस जॉब को करने का। यू गेटिंग माई पॉइंट? सीजनल की डेफिनेशन लिखवा दूं? सीजनल की क्या डेफिनेशन लिखवा दूं यार? अरे वापस आ बेटा, शिवाशीष, कुछ नहीं, आईएएस बनना, मेरे से मिलने आना फिर, ठीक है? एंड दिस इज अ प्रॉमिस आई वांट फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। हाँ, मतलब सीजनल को क्या लिखवाऊं बेटा? समझ लो, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा यूपीएससी। चलो आ जाओ इधर देखो। नाउ सेकंड थर्ड थिंग, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं, मार्केट में वैकेंसीज हैं, लेट्स से जॉब मार्केट में वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करना चाह रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड वाली डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, कि उन्हें जॉब चाहिए तो, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रहा। जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इन लोगों के पास वो सेट ऑफ स्किल्स नहीं है, वो सेट ऑफ स्किल्स नहीं है कि वो उस जॉब को कर पाए। मतलब यहाँ ये इंडिया में बहुत हमारे यहाँ थोड़ा सा हाई एंड के जॉब्स हैं, एज इन जो टेक्निकल जॉब्स हैं, जो आईटी सेक्टर के जॉब हैं, इस तरीके के जॉब्स को करने के लिए स्पेशल सेट ऑफ स्किल्स की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसीज होती हैं, जॉब्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन कोई और इधर लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं, और इधर लोग जॉब ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन यहां पर इनके पास, मतलब जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास वो स्किल नहीं है उस जॉब को करने का, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है। वो अनएम्प्लॉयड इसलिए नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब तो है। वो अनएम्प्लॉयड इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में स्किल्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में क्या है? हम स्किल्स की बात करते हैं। मतलब जो जॉब सीकर है, जो अनएम्प्लॉयड है, वो इसलिए है क्योंकि उसके पास वो सेट ऑफ स्किल्स नहीं है। देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल बताया था ना चौथा, हाँ। समझ लो, डेफिनेशंस के पीछे मत भागो। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है, आपको बिजनेस साइकिल याद है?
ये बिजनेस साइकिल याद है, दिस वाज द बूम, रिसेशन, सॉरी, अरे यार, दिस इज डिक्लाइन, दिस इज रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, फिर यहां से क्या आ जाता है, ग्रोथ, फिर वो बूम, वो साइकिल चलते रहता है। इस साइकिल, इस बिजनेस साइकिल इस बिजनेस साइकिल की वजह से अभी देखो अभी क्या हो रहा है पता है, अभी आप लोगों ने न्यूज देखी होगी ना कि गूगल ने 12,000 एम्प्लॉय निकाल दिए, अमेजन ले ऑफ कर रहा है, ट्विटर ले ऑफ कर रहा है, अभी न्यूज सुन रहे होगा ऐसी। तो ये जो ले ऑफ्स हो रहे हैं इस वक्त, दिस इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्यूज मी यार, this is a type of cyclical unemployment this is a type of cyclical, अब ये जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी लोग एम्प्लॉयड, अभी देख रहे हैं ना बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से खास तौर पे भी आईटी सेक्टर में जो है ये इम्पैक्ट दिख रहा है कि बहुत सारे, गूगल है, ले ऑफ गूगल है, और अमेजन है, और ट्विटर है, और आई गेस मेटा ने भी कुछ, फेसबुक ने भी कुछ ले ऑफ जो है वो करा है। ये जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है ना इस वक्त, जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसे हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इससे पहले ऐसी साइकिल आई थी 2008 7-8 में, इससे पहले ऐसी जो आई थी इस तरीके का साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी जो था वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो कहाँ था, वो 2007-8 में इस तरीके का एक बार एक दौर दिखा था जब 2007 से 2010 के बीच लोगों की जॉब गई थी, फिर आया, फिर एक बूम आया, फिर, तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल, अगेन स्ट्रक्चरल मतलब बेटा स्किल सेट्स नहीं है, स्ट्रक्चरल का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि किसी के पास स्किल नहीं है। फाइन, अब ये इकोनॉमी टू इकोनॉमी डिपेंड करता है कि ये रिवाइवल कब होगा। आज के टाइम पे आप वर्ल्ड इकोनॉमी को देखें तो हाँ, जिस हिसाब से आईटी सेक्टर में लेऑफ्स हो रहे हैं, जिस हिसाब से आईटी सेक्टर में लेऑफ्स हो रहे हैं, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसेशन है। इंडिया पे इम्पैक्ट दिखने में समय लगेगा, और अगर यू नो साइक्लिकल और सीजनल में फर्क ये है बेटा, साइक्लिकल बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंड करता है, सीजनल तो आना ही है, हर साल आ रहा है, साइक्लिकल हर साल नहीं आता, साइक्लिकल हर साल नहीं आता। फाइन, साइक्लिकल हर साल नहीं आता, साइक्लिकल लिख लो, साइक्लिकल इज बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको सिंपली इतना लिख लो, अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, हम इसे क्या कहते हैं, हम, और अगर आप इस बिजनेस साइकिल वाली चीज कहें तो जितनी ज्यादा इकोनॉमी, जैसे कोई भी इकोनॉमी आज के टाइम पे, यूरोपियन इकोनॉमीज या वेस्टर्न इकोनॉमीज को हम कहते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी को कहते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसे हम क्या कहते हैं कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अगर हम इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, अगर हम इसे कैपिटलिस्ट, तो ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का आना हर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर बन जाता है, क्योंकि क्योंकि ये उनके साथ होगा। अब जैसे यहां पे आएगा रिसेशन है, डिप्रेशन आएगा, फिर रिकवरी होगी, फिर ग्रोथ होगा, ग्रोथ होकर फिर बूम आएगा, और फिर ये चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहेगी, ये इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल जो है ये चलती रहेगी। और
ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा होता है। हमारी इकोनॉमी जब कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा चली जाएगी तो हमारी इकोनॉमी में भी कैरेक्टर दिखने लगेगा। इंडिया में इंडिया में इंडिया में जो अ, हम ज्यादातर, क्योंकि हमारा एग्रेरियन डोमिनेटेड है, तो वहां पर बिजनेस साइकिल का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इंडियन इकोनॉमी इज मोर कैरेक्टराइज्ड विद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रादर देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया अभी मिक्स है, तो यहां पर ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा नहीं दिखता। इंडिया में ये है तो ये इतना ज्यादा नहीं दिखता। अभी कोई कह रहा था सर एआई की वजह से जॉब जा रही है, भी किसी ने कमेंट किया कि एआई की वजह से जो है जॉब जा रही है। तो अगर इस तरीके से कोई जॉब जाती है, मतलब किसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से किसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अगर जॉब जाती है, तो उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फाइन। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जब जॉब इसलिए जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बदल रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो बदल रही है, उसकी वजह से जॉब जो जा रही है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट change in technology is what change in technology is the loss in job, the unemployment because of change in technology is नहीं बेटा, इसमें किसी और का एक का अनएम्प्लॉयमेंट दूसरे का एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, उसकी वजह है। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्लास कंडक्ट करने की बात करें, ठीक है, हाँ, सर्जरी विथ रोबोटिक्स, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑनलाइन टीचिंग हुआ ना बेटा, क्यों नहीं हुआ? अब ना सफाई वाले की जरूरत है, ना क्लासरूम होता था, सफाई वाले होते थे। अब देखो टेक्नोलॉजी होने की वजह से एक एक चीज इमेजिन करो, एक चीज इमेजिन करो कि हम फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यू में हमारे पास मल्टीपल एग्जामिनेशंस की हम तैयारी करवाते हैं, यूपीएससी भी है, एसएससी भी है, टीचिंग का भी है, आईआईटी जेई नीट वाला तो है ही, एमबीए भी है, बैंकिंग, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर इमेजिन ये इतनी सारी क्लासेस लग रही होती, तो ना जाने कितने कितने लोगों को जॉब मिलता, बिकॉज ऑफ व्हाट, फर्नीचर का जॉब मिलता, पेंटिंग का जॉब मिलता, क्लास कंडक्ट होती, मल्टीपल चीजें जो उस क्लासरूम में लगती उनको उनको जॉब मिलता, इतने सारे क्लासरूम अटेंडेंट्स को जॉब मिलता, मेसनरी को जॉब मिलता, मल्टीपल मल्टीपल लोगों को जॉब मिलता। लेकिन अब क्या हुआ, एक जगह पे हम सब इकट्ठा हो गए, एक छोटा सा 10 बाय 10 के रूम में स्टूडियो बना लिया, उस स्टूडियो से हम लाइव रिले कर रहे हैं। ना क्लासरूम की जरूरत है, ना क्लासरूम अटेंडेंट की जरूरत है। मींस मींस चॉक एंड डस्टर वालों का काम खत्म हो गया, बिल्कुल सही बात है। एंड ये होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे बैंक में क्या होता था, बैंकिंग सेक्टर ने एक दौर में ये देखा, जब बैंक में सारी चीजें कागजों पे होती थी, फिर जब डिजिटाइजेशन हुआ, कंप्यूटराइजेशन हुआ, तब बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई। क्यों? क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया। पहले जितना ज्यादा एआई रोबोटिक्स आता जाएगा, उतना ज्यादा जो है वो अ, उतना ज्यादा जो यू नो इस तरीके के जो ह्यूमंस, मतलब वहां नंबर ऑफ पीपल, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि एक काम को करने के लिए 10 लोग की जरूरत होती थी, हाथ से काम करते थे। अब उसी काम को करने के लिए एक इंसान की जरूरत है, और वो एक इंसान वो काम भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ वो देख रहा है कि मशीन ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वो जो 9 लोगों का जॉब गया, दैट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, इसको कई जगह कई इकोनॉमिस्ट या कई थ्योरिस्ट इसे सर्च एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। कई लोग इसे सर्च एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। मान लो, अब ये फ्रिक्शन क्या है, इसको 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 समझना होगा। मान लो एक व्यक्ति जो है, एक इंसान जो है, द पर्सन वाज डूइंग जॉब हियर, दिस पर्सन इज डूइंग अ जॉब, फाइन। नाउ व्हाट हैपेंड दैट इस पर्सन ने, लेट्स से 31 जनवरी 2023 तक कोई जॉब किया। इस दिन तक वो कोई जॉब कर रहा था और इस दिन उसने वो जॉब छोड़ दिया। अब वो एक नई जॉब जो है ढूंढ रहा है और उसको अगली जॉब जो मिली, अगली जॉब जो मिली, मान लो वो 1 मार्च से मिलती है, ठीक है। 31 जनवरी को उसने क्या किया, लेफ्ट द जॉब, और इस दिन उसने क्या किया, ज्वाइंट न्यू जॉब, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड था कौन सा, इस पीरियड का जो टाइम था, इस दौर में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इस पीरियड में जब वो जॉब ढूंढ रहा था, जब वो जॉब ढूंढ रहा था, उसने एक जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि मतलब दो जॉब्स के बीच में जो टाइम लैग है, जो दो जॉब्स के बीच में जो टाइम लैग है, उसे हमने क्या कहा, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक जॉब से छोड़ने, एक जॉब छोड़ने को लेके दूसरा जॉब ढूंढने तक का, यानी कि एक जॉब जब उसने लीव किया और दूसरा जॉब ज्वाइन किया, गैप बिटवीन टू जॉब्स, गैप बिटवीन टू जॉब्स इज व्हाट इज frictional unemployment, is frictional unemployment, फाइन। सो ये 2 महीने, फरवरी और मार्च, फरवरी ना, फरवरी 1 महीना, बस 1 महीना जो इसने जॉब नहीं किया, 1 महीना जो इसने जॉब नहीं किया, वो क्या कर रहा था, वो दूसरा जॉब ढूंढ रहा था। सो द सर्च अनएम्प्लॉयमेंट और योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस देर इज ऑलवेज, जब जब भी एक व्यक्ति एक जॉब छोड़ के, जब भी एक व्यक्ति एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढता है, तो वो जो एक जॉब छोड़ना और दूसरी जॉब ढूंढने के बीच में का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट समझाऊं, तुम सबने फेस किया है। गर्मी की छुट्टियों में कोई पूछता था कौन सी क्लास में हो, तुम कहते थे हमने 8th का एग्जाम दिया है और अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो अक्सर हम मतलब हम पूछते थे ना पेरेंट्स से कि हम कौन सी क्लास में हैं। होता ना था। 10th का एग्जाम दे दिया, बोर्ड का वेट कर रहे हो, पता है पास हो जाओगे, लेकिन फिर भी बोलने से डर लगता था कि फिर पूछता था, अभी तो हमने एग्जाम, फिर कोई पूछता था कौन सी क्लास में था, अब हमने 10th का एग्जाम दिया है, जुलाई से 11th में जाएंगे, अभी एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वो गर्मी की छुट्टियां इस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फाइन। दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, फाइन। सो दिस इज व्हाट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक बात ऑनेस्टली बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अब बहुत थोड़ा सिंसियर होके जवाब दो। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? जल्दी बताओ। अगर तुम लोग सारे कॉजेज लिस्ट आउट कर दोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं उसको स्किप कर दूंगा, बहुत बता के स्किप कर रहा हूं। व्हाट आर द
causes of unemployment in India? What are the causes of unemployment in India? लैक ऑफ जॉब का, हाँ चलो वेरी गुड। अगर यहां अच्छी सारे रीजंस लिस्ट आउट कर दोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, अरे यार पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी है। मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं बेटा। हाँ एक ठीक है, स्किल, पॉपुलेशन, ठीक है, और बताओ। स्किल में एजुकेशन आ गया बेटा, एजुकेशन आ गया, एजुकेशन आ गया। लैक ऑफ जॉब का ही तो रीजन पूछ रहा हूं भाई। और बताओ। अवेयरनेस नहीं, लैक ऑफ स्किल्स नहीं, सोशल सिस्टम, ही सोशल सिस्टम वाला जरा इलेबोरेट करो भाई साहब। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यस। वेरी गुड, लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सोशल सिस्टम वाले जरा सा एक्सप्लेन करो। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, सोशल बैकवर्डनेस, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज नहीं बेटा। हाँ एग्रीकल्चर हो सकता, रिलीजन, अरे बेवजह, करप्शन, लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन। हाँ आप इसमें वुमेन के हाँ जेंडर रिलेटेड सोशल इश्यूज, यस, जेंडर रिलेटेड सोशल इश्यूज, गुड पॉइंट। वेरी गुड, जेंडर रिलेटेड सोशल इश्यूज। अब वो लैक ऑफ नॉलेज, सब चीज इसमें आ गई, स्किल ले लो, एजुकेशन ले लो, टेक्निकल, टेक्निकल यू नो, वो स्किल में ही आ जाता, सारी चीजें स्किल के अंदर आ जाएंगी। जेंडर हमने ले लिया। स्टार्टअप से, स्टार्टअप्स तो अच्छी चीज है बेटा, स्टार्टअप की वजह से तो जॉब मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमने लिख दिया, और नेपोटिज्म, कॉलोनियल एक्सपीरियंस, हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख दिया। आ, बेटा अगर देखो वो एक अलग चीज है कि सैलरी मिल रही है, अगर वर्क है तो वर्क है। हेल्थ, कह सकते हो, हेल्थ कह सकते हो एक रीजन है। एंटरप्रेन्योरशिप डेफिसिट, वही, वेरी गुड यार अभिषेक, गुड पॉइंट। वेदर बेटा, वेदर तो यहां से आ गया ना, ये डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर में सारी चीजें आ गई। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन तो अच्छी चीज है बेटा, मॉडर्नाइजेशन होगा तभी तो जो है वो अम, हाँ लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यस, अंडर परफॉर्मिंग और इनएफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल, वेरी गुड, वो स्किल्स में आ जाता है ऑल दो, ठीक है। टेक्नोलॉजी को बिल्कुल लिख सकते हो, हाँ टेक्नोलॉजी की वजह से जो टेक्निकल, टेक्नोलॉजी की वजह से जो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, आप उसको लिख सकते हो। जैसे तुम लोग को पता नहीं याद हो नहीं हो, हमारे हम मतलब जब बड़े हो रहे थे, आई एम 90s किड, और हमारे टाइम पे क्या होता था, जब इलेक्शंस होते थे तो बैनर बड़े लगते थे,
यहाँ से वहां तक बैनर्स बनते थे, कटआउट्स बनते थे, और सब हाथ से लिखे जाते थे। पोस्टर्स और बैनर्स, इसका बहुत बड़ा एक वो था, और बहुत ज़्यादा जो आर्टिस्ट होते थे वो ये बैनर पोस्टर का काम करते थे, क्योंकि पहले इतने बड़े बड़े प्रिंट आउट्स नहीं हो सकते थे। तो क्या होता था, ये बैनर पोस्टर दीवारों पे लिखना और सारी चीज़ें जो है वो होती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी आई, प्रिंटिंग आ गई, बड़े बड़े साइज के फ्लेक्स जो है वो प्रिंट होने लग गए, खत्म बैनर पोस्टर वालों का काम जो है अ, खत्म हो गया। टेक्नोलॉजी आई, बैनर पोस्टर वालों का काम खत्म हो गया। अ, मोबाइल आया, घड़ी का काम बंद हो गया, कैमरा वाले बर्बाद हो गए। पहले पहले कैमरामैन हुआ करते थे, अब तो कैमरामैन मतलब मुझे याद है हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी भी होती थी, तो फिर मेरे फादर जो है वो कैमरामैन, जब भाई का या कुछ जैसे बर्थडे होता था, कुछ होता था, फिर वो कैमरामैन को बुलाते थे, वो फोटो खींच के ले जाता था। फिर वो फोटो की रील धुलने जाती थी, वापस आती थी। अब तो भाई कैमरामैन तो अब सिर्फ वो वेडिंग शूट्स करने जाते हैं। रियलिटी ये है। तो अब क्या हुआ, काम खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी। हैंडीक्राफ्ट अब महंगा हो गया, ठीक है। डिप्रेशन, हाँ वही मेंटल हेल्थ, ज्योग्राफिकल, बेटा ज्योग्राफिकल इफेक्ट जो है आप इसमें एग्रीकल्चर में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं। कंपटीशन को तो बेटा आप नहीं कह सकते कि वो एक वो है। अरे पोस्टमैन, भारत सरकार ने टेलीग्राफ बंद कर दिया यार। अब तार, पहले पुरानी फिल्मों में देखो तार आते थे, अब तो तार कहाँ है, तार तार ही नहीं बचे। वायरलेस जिंदगी हो गई है, तो तार का क्या करते, ठीक है। एक चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो स्किल के अलावा, एक पॉइंट और ऐड कर दो इसमें, आई एम राइटिंग इट हियर। फ्लॉज इन एजुकेशन सिस्टम, फ्लॉज इन एजुकेशन सिस्टम। फ्लॉज इन एजुकेशन सिस्टम का मतलब यह है, नीति आयोग की 2019 की रिपोर्ट है, 2019 की रिपोर्ट है, कोविड से पहले की। फाइन। 2019 की नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि 45% ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, एंड मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है दैट 45% ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड अराउंड 55% ऑफ द मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, they are not fit for job in the market because of the faulty education system. I don't know, I don't know, uh, like मतलब my hometown भोपाल, भोपाल शहर के अंदर 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं। हाउ मच, मोर देन 100, जस्ट इन मतलब विद इन द विसिनिटी ऑफ दैट 10-20 किलोमीटर ऑफ दैट सिटी। और वो भीड़ है। आई जस्ट वंडर, आई जस्ट वंडर, बेटा ये रिपोर्ट मैंने नहीं कही है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, क्योंकि वो सिलेबस, हमारी यूनिवर्सिटीज का भी यही सिस्टम है यार। आप सब कॉलेजेस में से पढ़ के आ रहे हैं, आप लोग आए हैं, तो वो प्रोफेसर, आई एम सॉरी, मतलब मैं खुद पढ़ाता हूँ, लेकिन हमने यार वो भी देखा है अ, कि यार प्रोफेसर उसी नोट से जो है हमारे ना उन सीनियर्स को पढ़ा रहे थे जो इससे 20 साल पहले निकल गए। वही प्रोफेसर हैं, वही 20 साल से एक ही चीज को पढ़ा रहे हैं, सिलेबस अपडेट नहीं हो रहा है, सिलेबस को मार्केट ओरिएंटेड नहीं बना रहे हैं। उसको मार्केट ओरिएंटेड जो है वो नहीं बना रहे हैं। सिलेबस नॉट, मतलब जो सिलेबस है वो आउटडेटेड हो गया है यार। आपको एजुकेशन सिस्टम को जो है उसको बदलने की जरूरत है। और एजुकेशन सिस्टम मतलब हायर एजुकेशन, अच्छा
ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। यस। गवर्नमेंट कॉलेजेस, जबकि आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इंस्पेक्शन नहीं है। प्रोफेसर का समझ नहीं आया बेटा, वो प्रोफेसर बेचारे जो है वो उसी सिस्टम से वही पुराने नोट्स, मतलब कुछ कुछ प्रोफेसर ऐसे होते थे, मुझे लगता था ये जोर से कहीं इन्होंने छींक मार दी ना तो इनके नोट्स बिखर जाएंगे, पन्ने पीले होके ना जर्जर हो चुके हैं, उसी से पढ़ा रहे हैं, वही सेट ऑफ फॉर्मूला है। आप अपने सिलेबस को मार्केट ओरिएंटेड तो करिए। मैं मुझे ऐसा लगता है अ, मुझे इसीलिए नहीं समझ में आता ना, वो वही चीज पढ़ा रहे हैं, आप जो है वो आगे जा चुके हो और वो पुरानी चीज को पढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में, इंडिया की हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में एक बोर्ड होना चाहिए, एक स्टडी, एक सिलेबस डिटरमाइनिंग बोर्ड होना चाहिए, एक नेशनल लेवल पे होना चाहिए, और वो सिलेबस हर 3 साल में रिव्यू होना चाहिए, कि हर 3 साल में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बदल रही है, खासतौर पे हायर एजुकेशन में, जहाँ पर सारे लोग हों, मतलब वहाँ पे मिनिस्ट्री के भी लोग हों, वहाँ पे प्रोफेसर्स भी हों, और वहाँ पे मार्केट से जो लोग हैं, जो जॉब मार्केट, जो जो जैसे मैनेजर्स हैं, कंपनी के सीईओज हैं, वो भी बताएं कि यार हमें ऐसे चाहिए। अगर वो ये चीज कर देंगे तो कंपनीज का भी फायदा होगा, उन्हें ओरिएंटेशन और नो ट्रेनिंग का टाइम उनका कम हो जाएगा। अगर उनका ही सिलेबस ले जाके जो है इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, उनका ही सिलेबस ले जाके इंटीग्रेट कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटीज में, तो उनको यार ट्रेनिंग में उनका टाइम टाइम कम वेस्ट होगा। फाइन। सो दिस इज समथिंग, सोल्यूशन कोई पूछ रहा था। हाँ, ये आप इन चीज़ों में ऐड ऑन कर सकते हो। तो मुझे एक ये और लगता है कि देर आर फ्लॉज इन द एजुकेशन सिस्टम, और मैंने एक चीज़ यार ये एनालाइज कर ली है। वही कंट्री डेवलप्ड है, आप जापान, जर्मनी, दुनिया में जितने मुल्क हैं जो डेवलप्ड की कैटेगरी में आते हैं ना, अगर आप उन लोगों को, इन सब में पता है कॉमन क्या है, इन सारी डेवलप्ड कंट्रीज में कॉमन चीज ये है कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा एक रिसोर्सेज और बहुत ज्यादा फोकस किया प्राइमरी एजुकेशन पे। जितने भी जितने भी जितने भी आप डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे, वहाँ का प्राइमरी एजुकेशन देखोगे, वो बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ किंडरगार्टन टीचर होना बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, सरकार हर चीज़ को रिव्यू करती है कि प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन, आप जापान को देखो, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करते हैं। आप जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में देखो, वो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करते हैं। और मेरा ये मानना है कि वही कंट्री डेवलप हो सकती है जहां प्राइमरी एजुकेशन पे जरूरत से ज्यादा फोकस हो। बेटा हायर इसीलिए अच्छा है क्योंकि प्राइमरी अच्छा है। बेटा फ्लॉज आर एवरीवेयर, फ्लॉज आर एवरीवेयर, आई अग्री। लेकिन लेकिन हमें उसको ठीक भी तो करना है यार, हमें दिख रहा, मुझे हमें दिख रहा होता है बेटा कि वो गवर्नमेंट, मुझे पता है, मैंने तो एनसीईआरटी में काम किया 2 साल। हम प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों को देखते थे तो मतलब कई बार रोना आ जाता था यार कि क्या करेंगे ये, इनसे आप बोलते उनको, बोलते गांव के बच्चे नहीं पढ़ते। अरे गांव का बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, उसे कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। आप एसी कमरों में, मतलब बेटा मैं इसीलिए तो हम एनसीईआरटी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि जब आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जानी चाहिए थी सही तरीके से, तब नहीं पढ़ाई गई। इसीलिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती, क्योंकि जब आपको उस एनसीईआरटी को सही तरीके से समझ के पढ़ना चाहिए था, हम सिर्फ पढ़ते आए, हमने समझा ही नहीं कुछ।
flaws in education system. सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होना चाहिए यार टीचर्स का यार, गवर्नमेंट स्कूल के, खास तौर पे प्राइमरी स्कूल्स के। इसी कमरों में बैठ के वो बच्चे बेचारे, मतलब मैं अपने जीवन का सबसे सबसे मतलब वो मंजर आज तक जहन से नहीं जाता। हम इंस्पेक्शन पे गए, एक क्लासरूम देखा, बढ़िया भीड़ उसमें, मैंने बोला यार बड़ा अच्छा क्लासरूम है। तो उस एक क्लासरूम में करीब 40-50 बच्चे बैठे थे, लेकिन मैंने फिर ऑब्जर्व किया ना, कुछ बच्चे कुछ ज्यादा छोटे नहीं है इसमें, कुछ बहुत छोटे कुछ बहुत बड़े। तो फिर वहां की शिक्षिका महोदया ने कहा कि सर इसमें पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के बच्चे एक साथ बैठे हैं। अब मैंने इनको पढ़ाते कैसे हैं आप? एक ही क्लासरूम में पहली से 5वीं तक के बैठे हुए, आप बताओ। क्या आप, क्या वो बच्चों को आप बोलते हैं उनको सपने देखने का हक है, कहां से देखें वो? मैंने 7th क्लास के बच्चे को क्लास का कॉम्प्रिहेंशन दिया, हिंदी का पढ़ने नहीं पढ़ पाया वो, किसकी गलती है? सिर्फ टीचर की, सिर्फ सिर्फ स्टूडेंट की, या सिर्फ जो है पेरेंट्स की? बेटा इट्स नॉट अबाउट बीइंग टीचर्स। आप सरकारी स्कूल में जाके देखिए, हाँ आप में से कई लोग अ, अ, आए होंगे, इसी सिस्टम से पढ़ के भी आए होंगे। स्टिल आई बिलीव हमें एज अ कंट्री और एज आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी, हमें ज़रूरत है कि हम प्राइमरी एजुकेशन पे अपना बहुत बड़ा रिसोर्स का एक जंक लगा दें। क्या देखो, हाँ प्राइवेट स्कूल 8th क्लास तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। हाँ वो भी बेचारे क्या करेंगे यार, सरकारी टीचर भी क्या करेंगे? मलेरिया की दवाई वो पिलाते हैं, इलेक्शन वो कराते हैं, जनगणना वो कराते हैं, ग्राम स्वराज अभियान में वो जाते हैं, आंगनबाड़ी का काम वो देखते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर वही होते हैं, क्या क्या करेंगे वो? फाइन, लेट्स, फाइन, चाय लाने दो और फिर बात करेंगे हेल्थ की। तो ये है, हाँ गवर्नमेंट, भैया देखो, और इसके बाद जब तक मैं चाय लेके आता हूँ यहाँ पे कमेंट करो कौन कौन सी सरकारी स्कीम है जो रोजगार के लिए है। सरकारी रोजगार के लिए चलने वाली स्कीम, एम्प्लॉयमेंट, ऑल द स्कीम्स दैट आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कमेंट, आई एम कमिंग इन नो 2 minutes। स्माइल है, मनरेगा है, दक्ष है। फाइन, और आपके बजट में जब कवर होगा तो स्कीम्स में एक्चुअली व्हाट वी आर प्लानिंग, हाँ मतलब वैसे तुम लोग मुझे यूट्यूब पे तो देख ही सकते हो ना, क्या हो गया उसमें? भैया मैंने सारे टीचर्स को नहीं बोला, कुछ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप उस चीज़ को समझें, आप उस चीज़ की गहराई को समझें कि प्राइमरी एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैंने किसी सरकारी स्कूल के टीचर को ये नहीं कहा कि वो काबिल नहीं है, वो काबिल होते हैं, वो नेट पता नहीं कितने एग्जाम्स निकाल के जो है वो जॉब मिलती है। अ, मगर बेटा कुछ रियलिटीज हैं, आप कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स टीचर्स की जब आप बात कर रहे हैं तो वो
स्कूल टीचर से ज्यादा सिस्टम इनफेक्टिव है ना। वो टीचर बेचारा काम भी तो सारे कर रहा है, पोलियो की दवा वो पिला रहा है, मलेरिया की दवाई वो बंटवा रहा है, खेती किसानी हो रही है तो उसमें वो इंश्योरेंस और इनका काम देखने जाता है, जनगणना में वो है, चुनाव, भाई लोकसभा का भी चुनाव होना है, आपका विधानसभा का भी चुनाव होना है, पंचायत का भी चुनाव होना है, सब बेचारे टीचर नहीं देखना है। या दैट इज ऑल्सो, कब टीचर ध्यान देगा यार, ये बताओ। वो बच्चों का उसको हेल्थ कार्ड भी बनाना है, उसको उस पर इतना काम होता है ना। सर्वे भी वही कर रहे होते हैं, सही कहा। जबकि मेरा ये मानना है कि यार इन टीचर्स को इन सारी ड्यूटियों से फ्री करना चाहिए यार। उनको पढ़ाने दो बस, उनको एक ही काम दो कि तुम इन इन बच्चों को, ये तो बिल्कुल ना कच्ची मिट्टी के जो घड़े हैं, इनको इनको अच्छा कर दो बस। हाँ, वो वोटर कार्ड, पता नहीं क्या क्या बेचारों को करना होता है। हाँ बताओ भाई, वो अपनी बात बताओ। यस, नोट डाउन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। नंबर वन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। लिखते जाओ जरा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। देन नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट। नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। बेटा आ रहा हूं, आजीविका पे आ रहा हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। देन प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। देन आजीविका, आजीविका एनआरएलएम। आजीविका एनआरएलएम।
ठीक, हाँ भैया, मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देन दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ओके, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, या हेल्थ एज अ इंडियाज डेमोग्राफी को। हम पहले पॉपुलेशन को समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर की क्या कहानी है। फाइन। फाइन। जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, जब हम इंडियन डेमोग्राफी की बात करते हैं, तो हमें ये दिखता है दैट हमने ऑलरेडी पिछले ही इसी साल जो है, हमने साल के शुरुआत में ही, बेटा स्कीम्स में लिखना क्या है, वो मैंने स्कीम्स वाला एक क्लास ली थी, एक बार बताया था ना, टेबल बनाना है, टेबल बनाना है। वो वही उसमें उसी पैरामीटर्स पे इन स्कीम्स को आपको करना है। फाइन। इंडिया की पॉपुलेशन, क्योंकि हेल्थ, पॉपुलेशन, हंगर, ये सब अब रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, तो नो डाउट वी हैव ऑलरेडी सरपास चाइना। और 2030 तक आते आते, मतलब अगले 7 सालों में, इट इज एक्सपेक्टेड कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल, अराउंड 150 करोड़ का जो मार्क है, उसको अ, अ, जो है पास कर देगी। अब प्रॉब्लम क्या क्या है यहाँ पर, आपको जो है समझना होगा कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, डेमोग्राफिक पैरामीटर्स हैं, जिनको हमें समझना होगा। कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनको हमें देखना होगा, फिर हम हेल्थ की बात करेंगे। ठीक है, हम पॉपुलेशन की पहले बात करेंगे। अब अगर आज़ादी के टाइम पे बात करें, आज़ादी के टाइम पे हम पॉपुलेशन की बात करें, तो इंडिपेंडेंट यानी कि जो डिवाइडेड इंडिया था, या जो पार्टीशन इंडिया था, उसकी जनसंख्या जो थी वो 2.34 करोड़ थी। 34 करोड़ हमारी जनसंख्या थी जब देश आज़ाद हुआ इस हिस्से की। वहां से हम कुछ 120-130 करोड़ ऊपर आ चुके हैं बस। और अ, इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जो चीजें एग्जाम में परेशान करेंगी, एक कहलाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये पैरामीटर्स, इनके सारे वो ध्यान रखना।
टोटल फर्टिलिटी रेट। नाउ व्हाट इज दिस टोटल फर्टिलिटी रेट? इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो देखते हैं, पहला है कि हमने देखा हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ज्यादा है। 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी, रिकमेंडेशन? 15th फाइनेंस कमीशन, फिस्कल फेडरलिज्म आपने पढ़ा होगा, टैक्सेशन पढ़ा होगा, टैक्सेशन में आपने फिस्कल फेडरलिज्म पढ़ा होगा, फिस्कल फेडरलिज्म में आपने सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखा होगा, और 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को, हाँ बता रहा हूँ टोटल, मैम ने पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया होगा बेटा। 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में टीएफआर को भी एक पैरामीटर माना गया। टीएफआर या टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर, दिस इज व्हाट टीएफआर, टीएफआर या टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब ये होता है दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन विल हैव इन हर रिप्रोडक्टिव एज। एक महिला जो अपनी रिप्रोडक्टिव एज में द नंबर ऑफ चिल्ड्रन शी विल हैव, दैट इज कॉल्ड एज टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब ये है दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल के इनिशिएट होने से लेके मेनोपॉज आने तक जो एक महिला का रिप्रोडक्टिव एज माना जाता है, उस रिप्रोडक्टिव एज में, हाउ मेनी चिल्ड्रन शी विल हैव, दैट इज कॉल्ड एज टीएफआर। इस टीएफआर को अगर आप कंपेयर करें प्रेजेंटली, इंडिया का जो टीएफआर है प्रेजेंट, एज इन आई एम हैविंग डेट ऑफ 2021 बेटा, दैट इज 2.1। मतलब एवरेज इंडिया में एक महिला अपने पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल में, अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे, दैट इज 2.1 एवरेज, हाउ मेनी चिल्ड्रन शी विल हैव, दैट इज 2.1। 1951 में 1951 में 1951 में इंडिया का टीएफआर 6 था। यस, 2.1 एवरेज है बेटा, एवरेज है, एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है। 1951 में ये वैल्यू 6 थी। यस, 1951 में एक एवरेज हिंदुस्तानी महिला अपने पूरे जीवन काल में 6 बच्चों को जन्म देती थी। कोशिश ये की जानी चाहिए बेटा वैसे, हाँ तो मतलब दिस इज अ कॉमन थिंग। तब मतलब अगर आप अपने ग्रैंडफादर और इन लोगों को देखोगे तो नंबर ऑफ सिबलिंग्स दे हैव इज 0.1 का अरे भैया एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। यस, दो मान सकते हो, दो मान सकते हो, फाइन। उसके अलावा हमको जिन पैरामीटर्स को समझना है हेल्थ सेक्टर को ठीक करने के लिए, सो another parameter in this is called as MMR, maternal mortality rate. Next parameter is maternal mortality ratio और maternal mortality rate. अगर हम maternal mortality rate की बात करें तो
मैटरनल मोर्टालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ्स while giving birth, और इसको ऐसा लिख दो, maternal mortality, number of women dying during a given time while giving birth per 1 lakh live birth. मतलब डिलीवरी डेथ ऑफ वुमेन पर 1 lakh live birth. डिलीवरी डेथ ऑफ वुमेन पर 1 lakh लाइव बर्थ, मतलब हर 1 लाख, हर 1 लाख लाइव बर्थ, मतलब जो बच्चे जीवित पैदा हुए हैं, जो बच्चे जो है उसमें है, उसके दौरान कितनी महिलाओं की मृत्यु हो रही है, कितनी महिलाओं की मृत्यु हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज MMR, मैटरनल मोर्टालिटी रेट. मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट मतलब हर 1 लाख लाइव बर्थ के दौरान कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है. Anyone of, if any one of you can give me the figure, what is MMR, present MMR? What is present MMR? कितना है MMR इस वक्त इंडिया का? 0.21. भाई साहब, 97, यस. 130, यस, किसी ने आप सही चीज बोली है. 0.21 कौन से गूगल पे सर्च करके आ रहे हो? क्या दिखा दिया गूगल ने? गूगल से भी नहीं मिला है. 0.21 कुछ और बता दिया उसने. यस, इट्स अराउंड 100, 130, 120, 120 टू 130. हाँ, वो 0.21 कुछ और ही बता गई, ये कुछ और ही ढूंढ रहे थे. यस, 97, हाँ, 97, ठीक है. 97, वो 130 बेटा 2016-17 का डेटा है वो. यस, इट इज अंडर 100, इट इज अंडर 100 एट प्रेजेंट. इसको चलो ऐसा लिख लेते हैं, अंडर 100 है, समवेयर यू कैन से 97 है. मतलब 130 आ रहा है कई जगह. अ, इसका मतलब ये है कि जन्म देते समय हर 1 लाख में से लगभग 100 महिलाओं की डेथ हो जाती है. बड़ा फिगर है, बड़ा फिगर है. क्योंकि अगर आप इसमें डेवलप्ड कंट्री जैसे चाइना को अगर आप देखेंगे तो चाइना का यही रेशियो जो है वो 18.3 आता है. जी, चाइना जो है इसमें कहीं आगे है. 113, 113, 97, आई स्टिल आई हैव दिस. अंडर 100 हो गया है इंडिया का. चाइना का यही रेट 18.3 है, 18.3. सो फाइन. नाउ दिस इज यस 97, 97. हाँ, 2020 का डेटा चलेगा, बिल्कुल चलेगा. फाइन. एक पैरामीटर ये है. उसके बाद आता है जो नेक्स्ट पैरामीटर हमको समझना है हेल्थ के कंटेक्स्ट में. ठीक है, एंड दैट इज IMR, एंड दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट.
तो ये एमएमआर के लिए, मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जननी जननी सुरक्षा योजना, लिखते जाओ लिखते जाओ, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। फाइन। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। नेक्स्ट इज IMR, infant mortality rate. IMR that is infant mortality rate. infant की डेफिनेशन होती है, infant का मतलब होता है जिस बच्चे ने अभी तक 1 साल की उम्र अचीव नहीं करी है उसे हम इन्फेंट कहते हैं। जिसने अभी तक 1 साल की इसकी उम्र नहीं हुई है, जिस बच्चे की 1 साल की उम्र नहीं हुई है, 365 दिन जिसकी उम्र नहीं हुई है, टेक्निकली जिसने अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं मनाया वो इन्फेंट है। जिसने अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं मनाया है वो इन्फेंट। हाँ बेटा, इससे पहले इसकी एमएमआर पढ़ा रहा था तो एमएमआर की स्कीम्स होंगी ना। ओफो, यस, मींस इसका IMR का पैरामीटर क्या है? नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट का मतलब है नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ नहीं, पर 1000 लाइव बर्थ। यस, अब तुम लोग तो अब समझ में आ गया तुम लोगों को। रफली इट इज 2020 का ही है, 27 था। मतलब 1000 में से क्या होता है? हर 1000 में से 27 बच्चे 1 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाते हैं, 1 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाते हैं। दिस इज फाइन। देन देयर इज वन थिंग मोर which is related to this, and that is called as under 5 mortality rate. U5MR is under 5 mortality rate। बेटा वो अभी अभी आ रहा है, कंफ्यूज मत हो, दोनों में डिफरेंस है। 26 27 है, ठीक है। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट मतलब पर 1000 लाइव बर्थ जो बच्चे 5 साल की उम्र, इन्फेंट मतलब जो 1 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाए, और U5MR मतलब अंडर 5 मोर्टालिटी रेट वो बच्चे जो अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना पाए हर 1000 लाइव बर्थ में। फॉर फीमेल्स, फॉर गर्ल इट वाज 33, बॉय बेटा 2021 का डेटा है, मतलब 2020-2021 का डेटा है। फाइन। सो मतलब, और ये भी पर डेथ्स
पर 1000 लाइव बर्थ। वो लोग जो अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना पाते हैं, दैट इज अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। फाइन, देयर इज समथिंग एल्स which is called as neonatal mortality rate. Neonatal mortality rate, हाँ वो सब उसमें इंक्लूड होंगे। नियोनेटल डेथ उसको कहते हैं, फर्स्ट नियोनेटल का मतलब होता है फर्स्ट 28 डेज। नियोनेटल का क्या मतलब होता है? नियोनेटल का मतलब होता है फर्स्ट 28 डेज। नंबर ऑफ डेथ्स वही पर 1000। एंड दिस इज आई गेस 22 20 और ये कितना है? 20। मतलब हर 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं, हर 1000 लाइव बर्थ की अगर आप बात करेंगे तो उसमें से 22 बच्चे ऐसे होते हैं, 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो 28 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। 27 बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और 30 के आसपास बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाते हैं। आ, ये अब बेटा ये तो डेटा है, बायो नहीं पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। हेल्थ एट द एंड ऑफ द डे यहीं पे आएगा। क्या है यार, तुम लोग तो जो है सर बायो पढ़ा रहे हैं, वाह। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं, ये मेजर आई एम सॉरी, ये कुछ मेजर पैरामीटर्स हैं जो हमको जिनके ऊपर काम करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ ये योजनाएं आती हैं, ये योजनाएं बिल्कुल आती हैं। फाइन सर, क्या करना पड़ेगा? ये सवाल भी तो जो है ऐसा पूछ लेते हो। इसके अलावा हेल्थ पैरामीटर्स, नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर number of females per 1000 males. What is sex ratio? Sex ratio is अरे बेटा इकोनॉमी में पढ़ना होता है, पढ़ लो। पर 1000 मील्स आजादी के समय अभी कितना है सेक्स रेशियो? नेक्स्ट सेंसस कब आएगा बेटा? 2021 में होना था, फिर हुआ नहीं। अभी देखो, अभी क्योंकि सेंसस नहीं हुआ है तो 2011 का डेटा वैलिड माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर अगर अब बेटा अभी सेंसस में नहीं आया है, सेंसस डेटा नहीं आया है, सेंसस डेटा नहीं आया है, तो आपको
2011 के डेटा को ही वैलिड मानना पड़ेगा। आपको 2011 के ही डेटा को वैलिड मानना पड़ेगा, ठीक है। लिखो हेल्थ केयर रिलेटेड स्कीम्स, दिस अ लॉन्ग लिस्ट नाउ, गेट रेडी। हाँ, अगर बेटा सेंसस नहीं हुआ है, सेंसस नहीं हुआ है तो अभी 2020 यू नो 2011 का ही हम जो है वो हाँ, आप बेटा वो पढ़ा हो सकता है, जैसे प्रॉब्लम ये है कि हम सेंसस के डेटा को वैलिड मानते हैं। लिखो all the schemes which are related to health sector, all schemes which are related to health sector. अरे हाँ भैया, अभी रुक जाओ, अभी पता नहीं, लास्ट क्लास तो नहीं है, लास्ट क्लास नहीं है ये पता है, फ्राइडे को ये 5:30 वाले लास्ट मीटिंग है। यस, नोट डाउन इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर, हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स, इंपॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स। ओके, अच्छा, सबसे पहले लिखो नेशनल हेल्थ मिशन, सबसे पहले लिखो नेशनल नेशनल हेल्थ मिशन। फाइन, नेशनल हेल्थ मिशन, और नेशनल हेल्थ मिशन के टारगेट्स लिखो। नोट डाउन द टारगेट्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। सबसे पहले टारगेट्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नंबर 1, रिड्यूस एमएमआर, reduce MMR to 1 per 1000 live birth. नेशनल हेल्थ मिशन के टारगेट लिख लो बेटा। एमएमआर कितना है? 1। आईएमआर का टारगेट कितना है? आईएमआर टारगेट 25। सो एमएमआर आपने हमने जिस उसमें लिखा था एमएमआर 10, 1 पर 1000 लाइव बर्थ हटा दो। एमएमआर का टारगेट कितना है? एमएमआर का टारगेट इज 10। मैंने पहले बताया था 1 पर 1000 बर्थ, लेकिन हमने एमएमआर पर 1 लाख लाइव बर्थ किया है तो उसे 10 कर दो, ठीक है। फाइन, एमएमआर टारगेट इज 1 पर 1000 लाइव बर्थ, आईएमआर टारगेट 25 पर 1000 लाइव बर्थ, आईएमआर टारगेट इतना, टीएफआर टू 2.1, टीएफआर टारगेट 2.1, reduce the prevalence of reduce prevalence of ट्यूबरक्लोसिस, लिखते जाओ, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, मलेरिया, तो अचीव कर लिया है शायद।
फाइन। अब लिखो, अब लिखो, बोर्ड पे लिखा दूं, अच्छा चलो। हेल्थ, करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में लिख लेना, इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर स्कीम्स, इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर स्कीम्स, इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर स्कीम्स। बेटा नोट्स में मिल जाएगा, डेटा पे मत जाओ, डेटा तो मैं नोट्स में, डेटा तो मैं नोट्स में मिल जाएगा। स्कीम्स लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। नंबर 1, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। देन नेक्स्ट, ओके, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। देन नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत कहा जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। देन प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। देन पीएमएसएसएन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। देन पीएमएसएसवाई, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना।
ठीक है। इसी में आ जाता है आपका, हेल्थ में ही आ जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो इसी में आ जाता है, बिकॉज वो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट में है। मातृ वंदना योजना जो है वो इसमें आ जाता है। ओके। देन फूड सेफ्टी मित्र स्कीम। नेक्स्ट इज फूड सेफ्टी मित्र स्कीम। देन लक्ष्य। बेटा दिस इज योर फर्स्ट क्लास, दिस इज माय लास्ट क्लास ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है। अरे आ रहा हूं इंद्रधनुष, आ रहा हूं सर, रुक तो जाओ, जरा सब्र तो रखो। हेल्थ को लेके बहुत स्कीम्स हैं, ध्यान रखना। देन लक्ष्य। सो बेसिकली लक्ष्य इज फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड बेटर institutionalized delivery, institutionalized delivery. ठीक है। कौन सी स्कीम रहे, मतलब इतनी हो गई कि मुझे खुद कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि क्या क्या रह गया। हाँ, अमृत स्कीम। अमृत मतलब अफोर्डेबल मेडिसिन। अमृत का मतलब लिख लो, अफोर्डेबल मेडिसिन। अमृत मतलब अफोर्डेबल मेडिसिन, अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर रिलायबल इम्प्लांट्स। इतनी स्कीम्स हैं। फॉर रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। देन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। क्या हो गया बेटा? सतना एमपी तुम्हारे यहाँ मिला था ना, वो गेहूं में कंकड़ मिलाते हुए हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। नोट डाउन। इंटेंसिफाइड
intensified how to use this in examination. तुम बघेल जी के गांव से हो, छत्तीसगढ़ में। मेरा मेरा ना, आई हैव, मेरी फादर की पहली पोस्टिंग थी बस्तर में, कोर नक्सलाइट एरिया, एंड ही वाज पोस्टेड देयर फॉर 14 years. लिखो, द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, द इंटेंसिफाइड intensified mission Indradhanush 2.0 aims to immunize children under age of 2 The intensified mission Indradhanush 2.0 aims to immunize children below the age of 2 and pregnant women and pregnant women against 8 vaccine preventable diseases. Against 8 vaccine preventable diseases. This immunization drive covers vaccine for the immunization drive covers vaccine for tuberculosis, meningitis, पढ़ाने का ये मतलब नहीं होता, क्या मतलब होता समझा दे भाई, बड़ा दिन होगा किसी ने मतलब नहीं समझाया मुझे. The immunization drive covers vaccine for tuberculosis, meningitis, measles, hepatitis B, measles, meningitis, tuberculosis, hepatitis B, whooping cough, polio and diphtheria. Polio
Poliomyelitis and diphtheria. डिप्थेरिया क्या रह गया इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, कुछ एक नहीं लिखा हमने इसमें। टेटनस। Hemophilus influenza and Japanese encephalitis. Hemophilus influenza, Hemophilus influenza, Hemophilus influenza and Japanese encephalitis. Hemophilus influenza and Japanese encephalitis will also be provided under the program in selected areas. जब यूपीएससी पूछेगा ना बेटा, समझ में आएगा। हाँ, वो पूछ लेगा इंद्रधनुष में। और हाँ, ध्यान रखना, इंद्रधनुष का नया वर्जन लॉन्च हो गया, कौन सी डिजीज चले गई, कौन सी डिजीज इंक्लूड हो गई, ध्यान रखना। अरे क्या इन सब के वैक्सीन लगे हैं तुम सबको? हमें भी लगे। अरे यार, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, वुपिंग कफ, काली खांसी का, पोलियो का ड्रॉप नहीं पिए हो क्या? 2 बूंद जिंदगी की। सबको लगे हैं इसके वैक्सीन। लेकिन जब वैक्सीन लगे थे ना, तब तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हेल्थ में और कुछ तो नहीं रह रहा है। हेल्थ सिस्टम हो गया, एडवांटेज, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो गया, हो गया, ये हो गया, इश्यूज चैलेंजेस हो गए। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कोविड का कोई वैक्सीन होता है क्या? कोविड का वैक्सीन इसमें कवर नहीं है बेटा। कोविड का वैक्सीन तो बाद में लगा है ना। टारगेट पॉपुलेशन, children up to 2 years and pregnant women. Target population. बेटा मैंने स्कीम्स कवर तो करवा दी। इलैबोरेट करने का तरीका बेटा मैंने आपको बताया है। इलैबोरेट करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से इन स्कीम्स को इलैबोरेट करना है,
किस तरीके से स्कीम को जो है वो, अब एक सेकंड रुक जाओ, अब अच्छी लगने लगी इकोनॉमिक्स। साढ़े 7 तक या 8 तक? अच्छा, अब सुनो, अब सुनो, दो मेजर चीजें जो अब रह रही हैं, तीन एक्चुअली रह रही हैं, फाइन, तीन मेजर चीजें जो हमारी रह रही हैं, वो एक है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है फाइनेंशियल इंक्लूजन, या उसको इंक्लूसिव ग्रोथ एक ही बात है वैसे, और इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, हाँ हाँ, ये तीन टॉपिक्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटा आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये तीन चैप्टर आपके लार्जली बचते हैं, ये तीन चैप्टर आपके लार्जली बचते हैं, जो आपको देखने हैं। हाँ, इकोनॉमिक, इसी में बेटा वो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, उसको मैं सोच रहा था यूट्यूब के लिए कर दूं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी वाली चीज मैं यूट्यूब के लिए कर दूं, जिससे कि सबका फायदा हो जाए, है ना। पढ़ाने का तो क्या है बेटा, सबको, ठीक है। एसडीजी कवर होंगे बेटा, इसी में कवर होंगे। एसडीजी में एक बात बताओ, जितनी स्कीम्स हैं, कितनी चीजें, कितने टारगेट्स जो हैं, वो अभी ये इसी में कवर हो जाएंगे जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ और अर्बन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे वो, फाइन। और इसके अलावा जो आप लोगों का इशू है, रिवीजन, हाँ वो रुक जाओ, हाँ आपका जो रिवीजन है, वो सारी चीजें जो जो आप टॉपिक्स बता रहे हो, बैंकिंग को लेके आप लोगों का काफी डाउट्स हैं, वो चीजें मैं कौन सा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ बेटा, जहाँ कल, अब मुझे सर ये क्लासेस कब होंगी बेटा, ये अब सब आ जाएगा, सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, सारी अभी बोला ना, ये चैप्टर बचा हुआ है, टॉपिक्स लेफ्ट, ऑन रिकॉर्ड लिख भी देता हूं, टू बी कवर्ड लेटर, फाइन, दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड लेटर। हाँ, ये इसी में आएगा ना, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में 5 ईयर प्लान। अरे
एवरी वीकेंड टेक रिवीजन। बहुत सी चीजें आ जाएंगी इसमें तुम्हारी। प्लानिंग और इंक्लूसिव ग्रोथ में बहुत सी चीज़ें कवर होंगी। जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग में हम पहले तो 5 ईयर प्लान्स का एक वो देखेंगे, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन वो देखेंगे। उसके अलावा फंक्शनिंग का डिफरेंस देखेंगे। उसके उसके बाद जो नीति आयोग के इनिशिएटिव्स हैं, जो नीति आयोग के इनिशिएटिव्स हैं, डाउट सेशन ले लूं? ठीक है बेटा, मैं इसको इसको पुट अप करता हूँ। क्लासेस शेड्यूल जो होती है, क्योंकि आपकी आगे आगे इस मंडे से भी क्लासेस शेड्यूल है। और पॉलिटी मैं कहाँ पढ़ाता हूँ बेटा? एस्पिरेशन जैसे नीति आयोग के इनिशिएटिव्स हैं, पोषण अभियान है, दर्पण पोर्टल है, उसके अलावा एसडीजी इंडिया इंडेक्स है। तो ये हम बहुत नीति आयोग तो मुझे 3 3 घंटे की 3 क्लास चाहिए। बेसिकली मुझे 2 ढाई 2.5 घंटे की 3 क्लासेस चाहिए, मैं ये कवर करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जैसा भी रिवीजन की होगी, और जब तुम लोगों को लगे, ज़्यादा लगे कि सर की क्लास होनी है, तो यहाँ लिख देना क्या जा रहा है। मैसेज आ जाएगा मैसेज पहुंच जाएगा मुझ तक, डोंट वरी। इन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन तो हो गया है ना आपका? मैं सोच रहा हूँ बेटा, आपकी रिवीजन थोड़ा सा ना पढ़ लो, एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़ लो। रिवीजन थोड़ा सा साल के एंड में करेंगे, ताकि अगले साल जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप आपके पास जो है चीजें रिवाइज रहे। ठीक है, रिवीजन करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से, मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूंगा कि रिवीजन करा जाए तो फिर नवंबर दिसंबर के आसपास किया जाए, ताकि सब चीज़ रिवाइज हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, करंट अफेयर्स को उसमें इंटीग्रेट कर दें। क्या कहते हो? हाँ, वो तो मैं कवर करवा दूंगा बेटा। उससे ये होगा उससे ये होगा दैट